नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैंपियन स्क्वायर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज आपके लिए मैंने जो कल की क्लास में बोला था उसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि चैंपियन स्क्वायर संस्थान आपके लिए एक नया कुछ क्या करने वाला है। उसमें मैंने आपको कल बताया था कि हम आपको यूनिट 5 पॉलिटी की जो है मैं 4 पढ़ा रहा हूँ, 5 का फ्री कंटेंट आपको हम देने वाले हैं। वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डल चुका है। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर पीडीएफ आप बहुत अच्छी क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट निकाल सकते हैं, आपके मोबाइल में हमेशा रहेगी वो। तो ऐप के ऊपर अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपके डाउनलोड सेक्शन में हमेशा वो रहेगी। टेलीग्राम वाली भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, फोटो कॉपी निकाल लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको अच्छे से पढ़िए। जो इस बार बच्चे मेंस दे रहे हैं उनके लिए है, जो अगली बार मेंस देंगे उनके लिए उसी फाइल को हम बहुत अच्छे से अपडेट करके आपको देंगे। तो ये मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तक हमने राज्यपाल की शक्तियां पढ़ी थी। शक्तियों में हमने न्यायिक और वित्तीय शक्तियां आज पढ़ना है। कल हम कार्यपालक और विधायी शक्तियां पढ़ चुके हैं। और आप राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल्स भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप वीडियो पहले देख लीजिए। आंसर राइटिंग के मैंने कुछ क्लासेस ली थी, उसमें पुराना वाला कंटेंट चल रहा था, जैसे प्रस्तावना और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों का बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर ये चीजें हमारी लगभग प्रिपेयर हैं, आप थोड़ा नया टॉपिक नई यूनिट को शुरू कीजिए। मैंने इसलिए 4th और 5th यूनिट पे काम करना शुरू किया है। तो आप देखिएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था राज्य सेवा मुख्य परीक्षा पेपर 2 पार्ट ए यूनिट 5 के 130 पेज से अधिक का कंटेंट जो अभी मार्केट में उपलब्ध नहीं है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है हमारी तरफ से। आप अच्छे से पढ़िए, अपना सिलेक्शन लीजिए और अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। बस इसी के साथ आपको ये पूरी पीडीएफ मिलेगी प्रॉपर। अच्छे से प्रिंट आउट निकाल लीजिए और इसमें और आप वैल्यू एडिशन करके अपने नोट्स को और उम्दा बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, यहाँ पे राज्यपाल आएगा। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां आपको पढ़ाना है आज, है ना। ठीक। तो राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों में 5 प्रकार की ये सब सारी शक्तियां, मैंने आपको बोला था कि 10 नंबर का अगर प्रश्न आता है तो आपको 40-40 शब्द लिखने हैं। अब किसकी बात करें हम, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों की। अगर आता है तो आपको 5 पॉइंट याद रखना ही पड़ेगा, आर्टिकल वाइज आपको याद करना पड़ेगा। 199 नंबर का आर्टिकल है जिसमें धन विधेयक की परिभाषा दे रखी है, ठीक है। और धन विधेयक की परिभाषा में ही इस आर्टिकल का अगर आपको और डिटेल आपको देखना हो तो 199 का चौथा क्लॉज ये कहता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये डिसाइड तो कौन करता है, विधानसभा का स्पीकर करता है। लेकिन धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में स्थापित किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। किसकी पूर्व अनुमति लगेगी, राज्यपाल की, है ना। विधानसभा में जाएगा। और किसकी बात कर रहा हूं मैं, उसको वो धन विधेयक है या नहीं है ये कौन डिसाइड करेगा, विधानसभा का अध्यक्ष डिसाइड करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल की पूर्व अनुमति। कौन सा आर्टिकल एक याद हो गया, 199। अगला जो आर्टिकल है 202, वार्षिक वित्तीय विवरण विधानमंडल में प्रस्तुत करवाना। तो वार्षिक वित्तीय विवरण विधानमंडल में प्रस्तुत कराना मतलब यहां पर विधानसभा में ही आता है। ये वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब है कि आपका जो वार्षिक बजट है वो कौन प्रस्तुत कराता है, राज्यपाल प्रस्तुत कराता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। और किसके माध्यम से कराता है, राज्य के वित्त मंत्री के माध्यम से प्रस्तुत कराता है। केंद्र के समान ही प्रावधान है, बस आपको राज्यपाल राज्यपाल याद करना है। तो ये दूसरा आर्टिकल है, मेरे साथ दोहराते चलिए। आपको वित्तीय शक्तियों में अगर लिखना हो तो सीधे लिखेंगे राज्यपाल के पास वित्तीय शक्तियां संविधान में है जिसका विवरण इस प्रकार है। और पहला पॉइंट लिखेंगे 199, धन विधेयक के संबंध में यह प्रावधान उसके पास यह शक्ति है कि धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में पूरा स्थापित या प्रस्तुत किया जा सकता है। और उस पर धन विधेयक है नहीं, ये निर्णय कौन लेता है, धन विधेयक है या नहीं ये कौन निर्णय करेगा, विधानसभा का स्पीकर का अध्यक्ष। क्लियर है। यहां तक क्लियर है। तो ये मैंने लिख दिया, लेकिन पूर्व अनुमति राज्यपाल की। दूसरा 202, वार्षिक वित्तीय विवरण विधानमंडल में प्रस्तुत कराना। ठीक। इसके बाद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लिया हमने। इसके बाद तीसरा वाला जो आर्टिकल है वो 203 है, अनुदान की मांगों पर राज्यपाल की सिफारिश जरूरी है। अनुदान की मांगों पर राज्यपाल की सिफारिश जरूरी है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं कि राज्यपाल 2 प्रकार के खर्चे होते हैं। एक भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं, क्या होते हैं, भारित। और दूसरे जो होते हैं वो अन्य व्यय होते हैं।
अन्य व्यय होते हैं। ठीक है, भारित व्यय किस पर? संचित निधि पर, कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि पर भारित व्यय, इन पर कोई मतदान नहीं होता, कोई मतदान नहीं। ये आपको याद रखना है। भारित का मतलब है कि हमारे कुछ ऐसे फिक्स्ड एक्सपेंडिचर हैं जिनको हमको क्या करना है, उनको हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके पेंशन आदि की बात करें, या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन की बात करें, भारित व्यय का उदाहरण दे रहा हूं। संचित निधि पे केंद्र की भी हो सकता है, राज्य की भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। एक उदाहरण दिया, जैसे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और इनके वेतन भत्ते, राष्ट्रपति का जो वेतन है, ये सभी चीजें क्या है, मान लो ये भारित व्यय है। तो जो भी भारित व्यय है वो फिक्स्ड खर्चे हैं, फिक्स्ड हैं। ठीक है, ये संचित निधि पर भारित, इन पर मतदान नहीं हो सकता, लेकिन इन पर चर्चा हो सकती है, चर्चा हो सकती है, मतदान नहीं हो सकता। लेकिन अन्य व्यय जिन पर मतदान होता है ना, इनको बोलते हैं अनुदान की मांगे। और ऐसी अनुदान की मांगे संविधान में और भी अलग से दे रखी है कुछ, वो भी है। और सभी विभाग अपने अपने अनुदान की मांगे मांगते हैं, तो इन पे मतदान होता है। ये सारी चीजें क्या है, राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही कहां पर, इसकी सिफारिश के साथ जाते हैं, कहां पर, विधानसभा में। तो तीसरा आर्टिकल याद रखना। इसके बाद चौथा आर्टिकल है 267, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्रीलिम्स के हिसाब से भी। आकस्मिकता निधि राज्यपाल के नियंत्रण में होता है, जहां से कोई भी एडवांस अग्रिम निकाला जा सकता है, उस पर राज्यपाल का पूर्णतः नियंत्रण होता है। इसी आर्टिकल में केंद्र की भी आकस्मिकता निधि है जो राष्ट्रपति के अंडर में होती है। एक ही आर्टिकल है, दोनों का कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। तो 4 आर्टिकल पढ़ लिए बेटा हमने, 199 पढ़ा, 202 पढ़ा, 203 पढ़ा और 267 पढ़ा। अगला आर्टिकल है 243 आई और वाई। प्रत्येक 5 वर्ष में नगर पालिका और पंचायतों की वित्तीय स्थिति के लिए एक वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। ये भी उनकी क्या है, एक वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आता है। तो राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों में हमने 5 आर्टिकल पढ़ने हैं। पहला पढ़ा 199, याद कर लो बस, हो गया। ये धन विधेयक के संबंध में है। फिर 202 वार्षिक वित्तीय विवरण है। 203 अनुदान की मांगों पर सिफारिश राज्यपाल की पहले जरूरी है। 267 आकस्मिकता निधि है। और इसके बाद लास्ट वाला जो आर्टिकल हमने पढ़ा कौन सा है, 243 आई और 243 वाई। ये दोनों है, ये नगर पालिकाओं के लिए है, लेकिन दोनों के लिए एक ही आयोग काम करता है, अलग से आयोग नहीं है। दोनों ये पंचायतों के लिए, प्रावधान जरूर अलग है लेकिन आयोग एक ही काम कर रहा है। ठीक है, ये नगर पालिकाओं के लिए। तो बेटा आई और वाई, इसको फिनांस या फाइनेंस बोलते हैं ना। आई मतलब कौन, लक्ष्मी आई, आई है ना। तो वित्त की बात करें, इनकम, इनकम, आई मतलब इनकम, ऐसे कर लीजिए, कैसे भी आपको याद होना चाहिए। तो ये 5 आर्टिकल मेरे हिसाब से आपको याद हो गए। सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, यहां से वित्तीय शक्ति आपकी बन जाएगी। 5 आर्टिकल एक बार दोहराइए, याद करिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों की बात करते हैं। अनुच्छेद 161 जिसमें क्षमादान की शक्ति की बात करते हैं, सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल, यहां से अलग से प्रश्न आ सकता है। तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के समान ही है। ठीक, इसमें आर्टिकल कौन सा, 161, 72 नंबर का आर्टिकल किसका है, राष्ट्रपति का है। ये भी आप सबको पता होगा। तो क्षमादान की शक्तियों में 5 चीजें होती है, ये मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। आपका कोई डाउट हो क्या होती है, सब कुछ क्लियर कर देता हूं। किसी भी दंड को पूर्णतः क्षमा करना, क्या करना, किसी भी दंड को पूर्णतः क्षमा करना। लेकिन इसमें मृत्युदंड नहीं है, मृत्युदंड शामिल नहीं है। अगर आपको कोई सजा हुई है, मान लो आपको आजीवन कारावास हुआ, आपको मतलब किसी व्यक्ति को, है ना, किसी अपराधी को आजीवन कारावास हुआ है, तो आजीवन कारावास वाले व्यक्ति की जो क्षमा है पूरी तरीके से, मतलब उसके दंड को पूरी तरीके से क्षमा करना। आज के बाद आपको कुछ भी काम नहीं करना, सीधे घर जाओ, आपसे आप बाइज्जत बरी हो गए। ये बात है, मतलब किसकी, राज्यपाल की न्यायिक शक्ति में किसकी बात कर रहे हैं हम, पार्डन, क्षमा की बात कर रहे हैं। लघुकरण और परिहार में बच्चा कंफ्यूज होता है। लघुकरण और परिहार का मतलब है मृत्युदंड इसमें शामिल नहीं है, ये राज्यपाल के पास नहीं, राष्ट्रपति के पास अधिकार है। लघुकरण का मतलब है कि दंड की जो प्रकृति है, दंड की प्रकृति में परिवर्तन करना और सजा को क्या करना, कम करना। दंड की प्रकृति में परिवर्तन, परिवर्तन का यह मतलब हुआ कि किसी व्यक्ति को 5 साल का कठोर कारावास हुआ। कठोर कारावास सश्रम कारावास होता है, जिसमें व्यक्ति को वहां पर काम भी करना पड़ता है, सीधे फ्री की रोटी कपड़ा मकान की सुविधाएं नहीं मिलती। तो
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन का मतलब है कि 5 साल का कठोर कारावास अगर 5 साल के साधारण कारावास में बदल दिया जाए तो दंड का नेचर जो है, प्रकृति चेंज हो गई। मतलब दंड 5 साल ही रहा, लेकिन पहले काम कर रहा था, अब वो काम नहीं करेगा। तो लघुकरण का मतलब होता है दंड की प्रकृति में परिवर्तन के साथ सजा को कम करना। 5 साल का कठोर कारावास 2 साल के साधारण कारावास में बदल गया तो दंड भी कम हो गया और प्रकृति भी क्या हो गई, चेंज हो गई। परिहार में परिवर्तन मत करना भाई, बस यही आपको दिक्कत होता है। दंड की प्रकृति में परिवर्तन के बिना, बस यही आपको दिक्कत, यही दिक्कत होगी। परिवर्तन के बिना क्या करना, सजा कम करना। ठीक, यहां से इसका मैं आपको यहां लिख देता हूं, 5 वर्ष का एक उदाहरण आपके पास रहेगा, कठोर कारावास, इसको चेंज कर दिया 2 वर्ष के कठोर कारावास में। तो देखो कारावास जो था, है ना, इम्प्रिजनमेंट था, वो कठोर ही है, यहां पर भी कठोर है, सजा जरूर कम हो गई। इसलिए लघुकरण में सजा भी कम हो सकती है और उसका नेचर भी चेंज हो सकता है। इसमें क्या होगा, नेचर चेंज नहीं होगा। अगला कौन सा है, विराम और प्रविलंब। विराम में और प्रविलंब में है, ये विशेषकर मृत्युदंड के मामले में है, ये विशेषकर बोल रहा हूं ना, मृत्युदंड के मामले में थोड़ा सा देरी, ताकि व्यक्ति अपने, अगर उसको क्षमादान के लिए अगर ऊपर अर्जी चाहिए लगाना हो तो वो राष्ट्रपति के पास क्या करे, लगा सकते हैं। मृत्युदंड के मामले में विशेषकर होता है सजा में थोड़ी सी देरी, सजा मिलेगी, मिल भी सकती है। अगर राज्यपाल राष्ट्रपति क्षमा कर दे तो व्यक्ति को, अगर मान लो कि किसी व्यक्ति को मौत की सजा हुई और सजा सुनाई गई, अब उसको फांसी लगने वाली है, उस दौरान अगर उसको लगता है कि मुझे क्या करना है, मुझे राष्ट्रपति से अपील करनी है, तो राज्यपाल क्या करें, प्रविलंब का यूज करेंगे और उसको बोलेंगे कि राष्ट्रपति से क्षमादान की अर्जी आप लगा लो। यहां तक क्लियर है। तो मृत्युदंड के मामले में देरी, इसको बोल सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और यहां पे वापस क्लियर कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। मृत्युदंड के मामले में थोड़ा सा ये, और विराम को याद रखना, वी से याद रखना बेटा, वी से कंफ्यूजन नहीं होना। कुछ विशेष परिस्थितियों में सजा कम करना, विशेष परिस्थितियों, सजा कम करना विशेष परिस्थिति में, ये सब सामान्य की बात हो रही है, विराम विशेष की बात कर रहा है। कोई गर्भवती महिला है, अगर उसके गर्भ में कोई बच्चा है और उसको अगर मृत्युदंड की सजा हो तो ये विशेष परिस्थिति होगी, बच्चे का उसमें कोई कसूर नहीं है, ऐसी स्थिति में विराम का यूज किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति है जेल में है और उसको वहां लकवा पैरालिसिस हो गया, कठोर कारावास कर रहा था, तो इस स्थिति में क्या होगा कि उसके कठोर कारावास को हमको बदलना पड़ेगा, क्योंकि खुद पैरालिसिस का मरीज है, कैसे काम करेगा। तो यहां पर विशेष परिस्थिति हो गई। ठीक है, तो ये विशेष परिस्थितियों में है। ये मृत्युदंड के मामले में थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाने के लिए सजा हो भी नहीं भी हो, ये डिपेंड करता है कि आगे केस क्या होने वाला है, आगे निर्णय क्या होने वाला है। परिहार में परिवर्तन मत करना दंड में, लघुकरण में परिवर्तन हो सकता है, और क्षमा मतलब किसी भी दंड को पूर्णतः क्षमा। राज्यपाल के मामले में मृत्युदंड इसमें शामिल नहीं है, ना ही सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी सजा मृत्युदंड इसमें शामिल है। ये राष्ट्रपति के पास स्पेशल पावर है, और केवल राज्य की, जहां पर राज्य का क्षेत्र का विस्तार है, जहां तक राज्य कानून बना सकता है, उन्हीं विधियों के उल्लंघनों के मामलों में ही सभी चीजें क्या है, काम करेगी। तो आपको ये पहला, क्षमादान की शक्ति अलग से आ सकती है, इसलिए 5 आपको पता है, ये आपको याद होना चाहिए, पढ़ चुके हैं बच्चे। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है न्यायिक शक्ति में, आर्टिकल 217, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जब भी होती है, एक कॉलेजियम सिस्टम काम करता है उसके लिए। कॉलेजियम सिस्टम का मतलब है कि खुद न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को बोलते हैं। पहले राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति अभी भी करते हैं, लेकिन पहले राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेते थे, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते थे मतलब, और मुख्य न्यायाधीश का परामर्श राष्ट्रपति के लिए मानना जरूरी नहीं था, वो अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते थे। लेकिन बाद में इस परामर्श शब्द की व्याख्या क्या की कि परामर्श बाध्यकारी हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को चेंज कर दिया और निर्वचन संविधान के प्रावधानों का ऐसा किया कि परामर्श का मतलब है कि वो बाध्यकारी। परामर्श कैसे बाध्यकारी हुआ, इस पर मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूं, ठीक है, न्यायपालिका की अवमानना हो जाती है। तो कॉलेजियम सिस्टम का मतलब है कि खुद न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे कि अब हम में से कौन न्यायाधीश बनेगा, क्योंकि कई बार वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया, इस वजह से कॉलेजियम सिस्टम आया। इसकी भी जड़ें कुछ हैं, पुरानी शासन व्यवस्था में छिपी हुई हैं, किसी दिन डिटेल में बात करेंगे। तो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से, लेकिन जब भी
हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और उस संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने का प्रावधान भी है। न्यायिक शक्तियों में इसको गिना जा सकता है। अगला है 219, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। दोनों चीजें लिखी हुई है, राज्यपाल दिलाते हैं या राज्यपाल के द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति। अगर राज्यपाल के पास उस दिन टाइम नहीं है, कुछ भी हो, कहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि राज्यपाल किसी को कि राज्यपाल की तरफ से उनके बिहाफ पे कोई और शपथ दिला सकता है, लेकिन वैसे पावर किसके पास है? राज्यपाल के पास। तो 3 आर्टिकल पढ़े। पहला हमने पढ़ा कौन सा? क्षमादान 161, याद रहेगा, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंब। बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, उम्मीद है मुझे कि आपको याद हो गया होगा। आर्टिकल 217, इसके बाद हाई कोर्ट से संबंधित है 219, इसके बाद 233। 2 आर्टिकल हम पढ़ेंगे जिला के, 2 हमने पढ़े हाई कोर्ट के और 1 हमने पढ़ा किसका? क्षमादान का। 5 आर्टिकल वित्तीय में पढ़े, 5 न्यायिक में पढ़े। 10 आर्टिकल की एक छोटी सी क्लास थी जहां से प्रश्न अगर 7 नंबर में आता है आपसे बनना चाहिए। अगर 10 नंबर में प्रश्न आता है तो ये 5-5 पॉइंट आपको बस सीधे सीधे लिख देना है। ठीक, जैसे क्षमादान लिखेंगे ना तो आर्टिकल 161 लिखेंगे, किसी भी दंड को क्षमा, लघुकरण, परिहार, प्रविलंब और विराम की शक्ति। बस ये लिख के एक लाइन में खत्म करिए। अगला, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। स्थानांतरण पदोन्नति में हाई कोर्ट के साथ या हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनसे विचार करने के बाद ये काम करते हैं। तो ये पावर भी किसकी है? राज्यपाल की। नियुक्ति वाली चीजों में हमने पढ़ा था कि जितने भी प्रशासनिक शक्तियां हैं, लेकिन ये नियुक्ति वाला किसके? न्यायाधीशों की, इसलिए हमने उसको न्यायिक में भी लिया है। अगला है 234, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये सभी जितनी भी नियुक्तियां वो करते हैं संबंधित राज्य के जो लोक सेवा आयोग है उससे परामर्श करते हैं, संबंधित राज्य के लोक सेवा आयोग से परामर्श इसमें करते हैं। ठीक है, और हाईकोर्ट से भी परामर्श करते हैं। हाईकोर्ट प्लस संबंधित राज्य के पीएससी ऑफिस जो है, लोक सेवा आयोग है, उनसे परामर्श करते हैं। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के अतिरिक्त अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की बात कर रहा हूं। तो ये इस संबंध में नियम बनाने की शक्ति है इनके पास, नियुक्ति और नियम बनाने की शक्ति। तो 233, 234, 217, 219 और 161 ये 5 आर्टिकल हमने इधर याद किए। उधर वाले आर्टिकल में 199, 202, 203, फिर उसके बाद आपको 243 आई और वाई याद होगा और 267। ये अगर आर्टिकल आपको याद है तो सारी चीजें याद हैं। एक बार फिर मैं हर बार कहता हूं, अपने दिमाग पर विश्वास कीजिए, बार बार किताबें मत पढ़िए, चीजें रिकॉल कीजिए। जो याद आ गया वो आपका, जो याद नहीं आया केवल उसको देखिए और आगे बढ़िए। तो एक छोटा सा टॉपिक कल पढ़ेंगे, विवेकाधीन शक्तियां। इसके बाद धीरे से हम स्पीड बनाएंगे, बाकी चीजें भी करेंगे। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।